मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है। उसका रीज़न इज़ माई फादर। मेरे फादर ने हमेशा रात में हमें स्टोरी सुनाई। और जब आज मैंने सबकॉन्शियस साइंस को पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, क्यों मैं ऐसा हूँ। सो अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ थोड़ी सी ही सहमति भरें तो आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे लोगों के सुबह उठने के तरीके में भी बदलाव आता है। पहले ज़माने में लोग, गरीब लोग ख़ास तौर पे, मुर्गे की बांग यानी उसकी कुकड़ू कू की आवाज़ से उठ जाते थे और अमीर बेचारे दौलत के चक्कर में सो ही नहीं पाते थे। मगर अब ज़माना बदल चुका है। अब सबके पास सेलफोन है। सेलफोन के अलार्म से गरीब तो आसानी से उठ जाते हैं और अमीर अब भी दौलत के चक्कर में उठ नहीं पाते। सोच रहे होंगे आप लोग कि मेरी अमीरों से क्या दुश्मनी है। कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक सीक्रेट है जिंदगी की सफलता का कि अमीरों की इतनी बुराई कर दो कि उनका दोस्त कभी कोई ना बने और उनके सब दोस्ती का हिस्सा तुम ले लो। एंड दैट्स हाउ यू बिकम द रिच ऑफ योर लाइफ। खैर, तो बात यह हो रही थी कि हर जमाने में नींद के शोर को तोड़ने के लिए किसी ना किसी आवाज की जरूरत होती है। और आज ऐसी ही आवाज को सुनाने के लिए मैं आपको मुंबई के रेलवे स्टेशन की उस जानिब ले जाना चाहता हूं जिसे लोग ईस्ट कहते हैं। वहीं जहां सड़कें कम और गलियां ज्यादा होती हैं, वहीं जहां इमारतें कम और झोपड़ियां ज्यादा होती हैं, मगर वहां पर रहने वाले बाशिंदे भी अपनी सुबह की अलार्म को रात में ही सेट कर देते हैं। वो कैसे? एक 10 बाई 10 के घर में, एक 2 बाई 2 के बाथरूम में, एक बीएमसी के पुराने लाल रंग के नल को पूरी तरह से खोलकर, कि सुबह सवेरे जब पानी उसमें झम से आ जाए तो उनकी आधी पेट भरी और आधी भूख नींद वहीं खुल जाए। उस दिन भी उस गली की सुबह कुछ ऐसे ही हुई। और जैसे कि अक्सर घरों में होता है कि घर में सबसे पहले उठने वाली सबसे जिम्मेदार औरत, जिसे हम माँ भी कहते हैं, वही उठती है। मगर उस दिन उस गली के 6 घरों में ऐसा नहीं हुआ। इतनी जल्दी इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल खत्म हो चुके थे और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 6 लड़कों की दोस्ती की आजादी का आज पहला दिन था। इसीलिए वो अपनी माँ और सूरज अंकल से पहले ही सुबह सवेरे उठ चुके थे। ये सारा माजरा मैंने एक बार सूरज अंकल को समझाया, सूरज अंकल को बताया, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। वो कहने लगे, हाँ सच में ऐसा भी? मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा बेटा बताओ तुम कहाँ से हो? मैंने कहा मैं इंडिया, हिंदुस्तान से हूँ। तो वो मेरी तरफ झुके और मुझसे कहे, क्या वहाँ कोई आज़ाद भी है? इस सवाल का जवाब तो मेरे समझ में नहीं आया और मैंने अटपटा कर उनसे कह दिया कि बाहर से तो दिखते हैं, अंदर से मालूम नहीं। खैर देखो, ये बड़े लोगों की आज़ादी और सेलिब्रेशन का डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन बचपन में आज़ादी और सेलिब्रेशन का एक ही मतलब होता था, सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट। और क्रिकेट एक ऐसी अनोखी देन है जो अंग्रेजों ने हमें दी है, लेकिन उसे खेलते हम ही बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे दूसरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अंग्रेजों ने हमें 3 चीजें दी हैं जिसमें सबसे आगे हम ही हैं। नंबर 1 क्रिकेट, उसमें सबसे अच्छा कौन? हम। नंबर 2 इंग्लिश नहीं आने का डर, उसमें सबसे अच्छा कौन? हम। नंबर 3 हिंदू मुसलमान के झगड़े, उसमें सबसे अच्छा कौन? हम। फिसल जाता हूं मैं ऐसी बातें करते करते। वापस आते हैं टॉपिक पे और आते हैं गली क्रिकेट पे। तो अगर आप लोगों ने अपने बचपन में वो सही में गली क्रिकेट खेला होगा, वो टर्फ वाला नहीं, अगर वो गली क्रिकेट खेला होगा तो आप जानते होंगे कि ये इश्यूज कभी नहीं आते थे कि मैच कहां खेलेंगे, पिच किधर बनाई जाएगी, स्टंप किस चीज की होगी, या बैट कौन लाएगा, या इनिंग्स में पार्टनरशिप क्या होगी। हमेशा मुद्दा सिर्फ ये होता था कि आज के दिन बॉल कौन खरीद के लाएगा। और यही मसले को सुलझाने के लिए ये 6 के 6 चतुरनार सूरज अंकल से पहले उठ चुके थे। और वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक स्ट्रैटेजी है। आई मीन इट्स अ रियली हाईली इफेक्टिव, वेरी वेल कम्युनिकेटेड एंड अमेजिंगली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी, अनलाइक आवर करंट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स। वेल, सो अगर अब स्ट्रैटेजी को आपको समझना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आपको समझना है, तो आपको ईस्ट के साइड के एक और कल्चर से समझना होगा। और वो कल्चर ये है कि वहाँ पे सुबह के नाश्ते का कोई खास मेन्यू नहीं होता। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी ख्याली पुलाव में एक राउंड बेड पर लेटे होंगे टांग फैला के और आपके क्रॉस ओवर ड्रीम में कोई सोन परी आएगी और आप उसको ग्रीक, फ्रेंच और इटालियन में मेन्यू के नाम बताएंगे और वो इंतु पिंतु जिम पतुता बोल के आपके सामने मेन्यू लाएगी। नहीं, इतना तामझाम बिल्कुल नहीं। वहाँ के सीन बहुत चिल है। माँ बेटे को एक बार प्यार से उठाएगी,
बेटा नहीं उठेगा। माँ बेटे को दूसरे बार प्यार से उठाएगी, बेटा तब भी नहीं उठेगा। और तीसरी बार माँ बेटे को बहुत जोर से उठाएगी और बेटा तभी थटपटाकर उठेगा। और वैसे ही माँ उसके मुंह पर एक 20 रुपए की और एक 10 रुपए की नोट फेंक कर मारेगी और बोलेगी, चा, एक दूध की थैली और 6 कड़क पाव लेकर आ। कड़क पाव पता है ना, चाय में डुबा के खाने में मजा आता है ना। वेरी नाइस। तो अब माजरा ये है कि 16 रुपए की महानंदा की आधा लीटर की दूध की थैली आती है और 2 रुपए का एक कड़क पाव। इस तरीके से 12 रुपए के हो गए 6 पाव, तो बचे 30 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए। अब यूजुअली डेज में क्या होता है कि 2 रुपए वसूल करने के लिए माएँ ऑलरेडी वसूली भाई का अवतार लिए हुए गेट पर खड़ी रहती हैं कि बेटा पैसा निकाल। लेकिन आज बच्चे पहले उठ चुके हैं, मम्मी ऑलरेडी इंप्रेस हो चुकी है। तो स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये 6 के 6 लड़के अपने घर जाएंगे और माँ से एक पपी फेस बनाकर कहेंगे कि मम्मी, जब मैं सामान ले रहा था तो मेरे हाथ से 2 रुपए का सिक्का फिसल के नाली में गिर गया। जबकि सच ये है कि वो फिसल कर उनकी जेब में गिरा। अब स्ट्रैटेजी के मुताबिक एक दिए हुए वक्त पे वो घर के पास वाली एक रंगून बेकरी के पास मिलते हैं, अपने घर के लिए सारा सामान लेते हैं और बड़े ही टशन में छाती को फुलाकर और न जाने क्या ही अचीवमेंट कर लिया है, 2-2 रुपए इकट्ठा करके पेप्सी की प्लास्टिक की बॉल खरीदते हैं। वो बॉल याद है किसे? जो जिस्म पे पड़ती थी चट से तो वहां एक लाल रंग का टैटू छोड़ जाती थी। वो बॉल याद है मुझे तो याद है भाई, ऐसा मत कहना वरना डिसोन करना पड़ जाएगा। उन्होंने वो बॉल खरीदी और उसके बाद स्ट्रैटेजी के मुताबिक घर का सारा सामान लिया और घर में वापस आए और घर में बड़े ही सलीके से एक प्यारे मासूम जानवरों की तरह नाश्ता चबाया, लखानी की स्लीपर्स पहनी, बैट उठाया और निकल गए वापस रंगून बेकरी के पीछे वाले इलाके पे। इस बार आगे नहीं, पीछे, क्योंकि पीछे है 2 चीजें। सामने एक 7 फुट की दीवार जिसे छलांग कर इन्हें सामने वाली रेलवे कॉलोनी में जाकर अपना क्रिकेट का मैच खेलना है, और दूसरा रंगून बेकरी का कोयला जिसे चुरा कर उन्हें उसी सफेद बिल्डिंग के ऊपर काले रंग से स्टम्प्स बनानी है। अब बहुत इजी है डिसाइड करना कि चुराएगा कौन, क्योंकि हर ग्रुप में एक होता है, देसी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कच्चा नींबू। तो इस बार भी कच्चे नींबू की बारी थी। कच्चे नींबू ने गोनी में हाथ डाला, कोयला उठाया और वो लोग ब्लैक कमांडो की रफ्तार से भी ज्यादा भागते हुए चढ़ गए दीवार पे और कूद गए, और कूदे तो सीधा कचरे के ढेर में। यू नो ओल्ड इंडियन हैबिट्स, जहां पर दीवार वहां पे पान की पीक और कचरा डेकोरेशन के लिए ऑलरेडी रहता है। मैं बहुत डिस करता हूं अपने स्टोरी में। वेल, अब सिनेरियो ये है कि हम लोग आ चुके हैं उस स्टेडियम में जहां पर ये 6 के 6 लड़के निहायत ही बेवकूफ, वो इसलिए क्योंकि ये अपनी औकात से बाहर जाकर अपने बड़ी उम्र के लड़कों से लेने वाले हैं मैच। अब मैच ऐसी कि उस पे लगेगी शर्त। शर्त ये नहीं कि पैसे, शर्त ये नहीं कि पार्ले जी का बिस्किट, शर्त ये नहीं कि थम्स अप की बोतल, शर्त निहायत ही सेल्फ इचिंग वाली होगी कि अगर आप हार गए तो आज आपकी खरीदी हुई बॉल को आपको जीतने वाली टीम को सौंपना होगा। अब सिनेरियो ऐसा है कि एक तरफ है बाहुबली की टीम और एक तरफ है लूनी टून्स की क्यूट सी कास्ट। जेब से सिक्का निकाला गया, टॉस करने के लिए उछाला गया, लूनी टून्स ने हेड चूज किया और आया टेल्स। इनको मिली फील्डिंग, इनको मिली बैटिंग, और मैच के थोड़ी देर पहले बाहुबली की टीम ने लूनी टून्स की टीम को बुलाया, उनके ऊपर डाला थोड़ा सा सर्फ एक्सेल, थोड़ा सा एरियल, थोड़ा सा आला, थोड़ा उजाला, थोड़ा वैनिश और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर निरमा, और तबीयत से धोया है। इतना धोया कि उस दिन उनके पसीने इतने आए कि जैसे लगे कि सारे पाप का स्नान आज इनका इधर ही हो गया है। 4 ओवर की मैच थी, इनिंग खत्म हुई। फर्स्ट इनिंग के बाद सामने ए विंग के पवेलियन में लूनी टून्स की टीम जाकर बैठ गई। अब नेक्स्ट इनिंग की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने से पहले ये सबके सब सेल्फ गिल्ट में चले गए कि माँ से झूठ बोलकर पैसे नहीं लेने चाहिए थे, ये उसी का दंड भर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये धीरे धीरे अपने सेल्फ रियलाइजेशन के डिलेमा से बाहर आए और फिर इनके पास आई दूसरी स्ट्रैटेजी कि देखो, अब इस पॉइंट से मैच को जीतना हो चुका है बिल्कुल नामुमकिन, तो एक काम करो, बॉल घुमा दो। Again, they had this very well organized, highly communicated and very effective strategy, unlike our current government economic plans. Well, तो स्ट्रैटेजी ये थी कि ए विंग की पवेलियन के सामने था बी विंग, और बी विंग की बिल्डिंग जिसमें बरसों से कोई नहीं आया, एनाबेल, इट वाला जोकर, इवन स्ट्रेंजर थिंग्स का पूरा अपसाइड डाउन वर्ल्ड वहां था समाया। और इन्होंने फिर यही समझा कि हाँ, अब इसी तरह से इसकी छत पर हमें बॉल को मारकर ये मैच को खत्म किया जा सकता है। तो धीरे धीरे हुआ गेम शुरू।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचों की 5 विकेट चली गई, लेकिन एक भी छत पर बॉल ना पहुंचा पाया। इस पूरे मैच में बाहुबली की टीम बहुत अचंभे में थी कि भाई ये लोग एक ही शॉट क्यों मार रहे हैं, और ये लोग एक शॉट मार रहे हैं तो कोई रन क्यों नहीं भाग रहा है। वेल, नाउ दिस इज द फाइनल क्लाइमेक्स। अब आता है ए विंग के पवेलियन से अपना कच्चा नींबू हाथ में बैट लिए हुए धीरे 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 पिच पर आकर खड़ा होता है। वो गहराई से सामने बॉलर की आंखों में देखता है, बॉलर उसकी आंखों में देखता है, फिर वो आंखें नीचे करके बॉल को देखता है। बॉलर भागता हुआ उसके सामने से आता है, कच्चा नींबू बैक फुट पे जाके एक लेग साइड का बढ़िया सा शॉट लगाता है, और वो गेंद अब उन पवेलियन पे बैठे टीम मेंबर्स के लिए एक टूटते सितारे की तरह हो गई थी। बाहुबली की टीम अब भी सोच रही थी ये क्यों नहीं भाग रहा है। सबकी नजरें उस गेंद के ऊपर एक टूटते सितारे की तरह, और वो उड़ता 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 बी विंग की तरफ जा रहा है, और सब उसे देख रहे हैं। और इसी पल आता है कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट कि वो बॉल छत पर जाने की बजाय 3rd फ्लोर के बंद कमरे के बाहर की खिड़की, जिसका कांच पहले से ही टूट चुका था, उसमें से गुजरती हुई सामने लगी हॉरिजॉन्टल सलाखों में जाकर गेंद फंस जाती है। मेरा बचपन उस वक्त की सलाखों में आज भी वैसा ही फंसा है। मैं जब भी जिंदगी की पिच से नजरें उठाकर देखता हूं तो वो मुझे साफ नजर आता है, मगर अफसोस कि मैं उस तक नहीं जा सकता और वो मुझ तक नहीं आ सकता। थैंक यू।